बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल धर्मसर पर। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं पाठ 11 जिन पाठ का नाम है पाठ का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को, जिनके रचनाकार है विनोद कुमार शुक्ल जी। वहीं विनोद कुमार शुक्ल जिनके 10वें में आप लोग चैप्टर पढ़े थे, मछली कहानी था, मछली शीर्षक कहानी थी, वहीं विनोद कुमार शुक्ल जी की यह चैप्टर है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बिटिया से क्या क्या सवाल किया गया है। इस पाठ का संपूर्ण व्याख्या हम सब पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख लीजिए, ठीक है। आइए प्रश्न देखते हैं कि बिटिया से क्या क्या सवाल किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन का उत्तर होगा कि बिटिया से यही सवाल किया गया है कि बतलाओ हमारे आसपास लोहा कहाँ कहाँ है। बस हो गया इसका उत्तर। बहुत ही मतलब आसान शब्दों में इसका उत्तर है कि बिटिया से यही सवाल किया गया है कि बताओ हमारे आसपास लोहा कहाँ कहाँ है। हो गया उत्तर इसका। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जब बिटिया से सवाल पूछा गया बताओ आसपास लोहा कहाँ कहाँ है, तो देखिए कहाँ कहाँ लोहा को पहचान पाती है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती हैं, मतलब बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती हैं। तो इसका उत्तर होगा कि बिटिया अपने आसपास चिमटा, करछुल, ये करपुल नहीं करछुल होगा, सॉरी गलती लिखा है, करछुल, सिगरी, शमशी, दरवाजे की सांकल, कब्जे, उसके बाद तार इत्यादि जगह जगह लोहा पहचान पाती हैं। कि बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है, तो बिटिया अपने आसपास में चिमटा, करछुल, सिगरी, सिमसी, दरवाजे की सांकल, कब्जा, तार इत्यादि जगह लोहा को पहचान पाती हैं, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का भी उत्तर समाप्त हो गया। अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कभी लोहे की पहचान किस रूप में कराते हैं। यही पहचान उनकी पत्नी किस रूप में कराती है, किसको, अपनी बिटिया के बारे में बात हो रही है कि कवि मतलब लेखक लोहे की पहचान अपनी बिटिया को कराते हैं। अब बाद उनकी पत्नी आती हैं, वो भी कुछ उदाहरण देकर अपनी बिटिया को पहचान कराती है कि देखो हमारे आसपास लोहा कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर होगा कि कवि लोहे की पहचान फावड़ा, कभी कहते हैं कि ये बेटी, जब बेटी उत्तर बोलती है और कुछ खोजने के बाद उसे नहीं मिलता है, तब लेखक कहते हैं कि देखो हमारे आसपास अभी बहुत कुछ लोहा के है। जैसे कभी लोहे की पहचान फावड़ा, कुदाली, टंगिया समझते हैं, मतलब टांगी, जारना उरना चिरने वाला, टंगिया, बांसुला, ये घरामी सा कमाता है इससे। इसके बाद खुरपी, किसान लोग तो समझते होंगे। घंटी में लगी गोली, और बैल की जो घंटी होता है, ऐसे बैल की जो घंटी, इसमें गोली लगा रहता है, इसे घेंट में बंधा रहता है, चलने पर ही घंटी है ना, इसे टकराता है, इसमें टन 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 बजता है। तो कह रहे कि कहाँ कि घंटी में लगी गोली, उसके बाद बैलगाड़ी के चक्के की पट्टा, मतलब बैलगाड़ी के जो चक्का ऐसे होता है, तो है कथी का होता है, लोहा के होता है। बैल ये सब चक्का कथी के हैं, लोहा के हैं, ठीक है। ये कथी हो गया, मोटरसाइकिल हो गया का चलिए देखते हैं आगे कि आगे क्या करे कि बैलगाड़ी में चक्के की पट्टा इत्यादि के रूप में कराते हैं। फिर उनकी पत्नी आती है लेखक के, अब बेटिया को कहती है कि बेटी देखो अब हम तुम्हें लोहा के सामान से बतला रहे घर में। यही पहचान उनकी पत्नी बाल्टी दिखाती है, कहीं उनके घरेलू की चीज़ है, तो उन्हें याद है कि और कथी कथी के लोहा के हैं, तो कहते देखो बाल्टी लोहे के हैं। कुआं में लगी लोहे की घीरी मतलब घिरनी, ऐसे यहाँ जब कुआं रहता है, ऐसे कुआं रहता है, तो कुआं में ऐसे एक मतलब क्या खंबा उम्बा हला दिया जाता है, यहाँ एक घिरनी टाइप से रहता है, इसमें रस्सी नीचे गिरा रहता है, ये रस्सियाँ ऐसे यहाँ से घिरनियाँ नचता है, बाल्टी कुएं में गिरती हैं। फिर यहाँ से रस्सी पकड़ के आदमी खींचता है,
तो यह घिरनिया नाचता है, आई बल्टिया ऊपर आ जाता है। समझ गया। तो चक्के की जो पट्टा है बैलगाड़ी में, उनकी पत्नी कहती हैं कि बाल्टी, कुएं में लगी लोहे की घिरनी, छत्ते की कांडी, डंटी और घमेला, ये सब कथी के हैं? लोहे के हैं। उसके बाद लेखक की पत्नी कहती है हंसिया, घमेला। उसके बाद यहाँ जो देख रहे हैं हंसिया, हंसिया मतलब हंसुआ, ये भी कथी के हैं? लोहे के हैं। छाते की कांडी एवं डंडी, यहाँ जो छाता रहता है, ऐसा छाता रहता है, तो ये जो डांडी है वो लोहा के, इसमें कांडी जो ऐसे तारवा लगा रहता है, इहो लोहा के रहता है। ठीक है, इहो लोहा के रहता है। तो छाते की, यहाँ कहा जा रहा है छाते की कांडी एवं डंडी, ये सब कथी के हैं? लोहे के हैं। ठीक। उसके बाद हंसुआ गेहूँ जो कटने जाता है, हम लोग किसान सब जाते हैं, इस प्रकार का हंसुआ जो रहता है, इहो कथी के रहता है? लोहा का ही सब रहता है। ठीक। एक क्वेश्चन समाप्त हुआ। 3 नंबर कि कवि लोहे की पहचान किस रूप में कराते हैं? तो कवि लोहे की पहचान फावड़ा, कुदाली, गोली, टंगिया, मसूला, खुरपी, घंटी में लगी गोली, बैलगाड़ी के चक्के, ये सब में उनकी पत्नी यही पहचान कराती है। कथी से? तब बाल्टी से, कुएं में लगी घिरनी से, छाते की कांडी एवं डंडी से। ठीक है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभी 3 नंबर क्वेश्चन में है कि चाकू और भलाई वाला डीला की लोहे की खदान इत्यादि के रूप में उनकी पत्नी अपने बेटिया को पहचान कराती है कि चाकू भी लोहा के हैं, अब भलाई वाला डीला ये स्थान का नाम है जहाँ लोहे की खदान बहुत ज़्यादा है। ये सब खदान इत्यादि कथी के? लोहा की है। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लोहा क्या है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है कि लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जाती है। सफा आसान है, उत्तर देखिए आप सब कि लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जाती है। तो लोहा एक धातु है, आप सभी जानते हैं पहले से कि लोहा एक धातु है जो अपनी मजबूती और बहुउपयोगिता का अर्थ होता है बहुउपयोगिता के लिए प्रचलित है। कि भाई लोहा एक धातु है जो अपनी मजबूती और मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत होता है लोहा। भाई लोहा थोड़ा भी टूटता है, उस सबको लोहार मतलब आग में लगा के धिका के तब उसका आकार बदलता है, इसे लोहा नहीं टूटता है। तो कह रहे कि लोहा एक धातु है जो अपनी मजबूती और बहुउपयोगिता के लिए प्रचलित है, कि मजबूती के लिए प्रसिद्ध है। लोग लोहा इसलिए इस्तेमाल करता है क्योंकि वो मजबूत होता है, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए यह प्रचलित है। आगे कहते हैं कि इसकी खोज इसलिए की जा रही है कि यह मानव के लिए, मतलब हम इंसानों के लिए, मानव के लिए बहुत उपयोगी है। मानव और लोहा एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल चुका है, मिल गया है। कि लोहा एक धातु है जो अपनी मजबूती और उपयोगिता के लिए प्रचलित है। इसकी खोज इसलिए की जा रही है कि यह मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। मानव और लोहा एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल गया है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। ये 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस घटना से उस घटना तक, इस घटना से, यहाँ से कह रहा है कि इस घटना से उस घटना तक यहाँ किन घटनाओं की चर्चा है। तो इसका उत्तर होगा कि इस घटना से उस घटना तक यहाँ घटनाओं की चर्चा बेटी की बचपन से लेकर बेटी के लिए दूल्हा खोजने तक की चर्चा है। मतलब जब कविता पढ़िएगा ना दूसरे सारांश में आएगा कि इस घटना से उस घटना तक, तो देखिए, तो इस घटना से उस घटना तक, घटनाओं तक की चर्चा बेटी की बचपन से लेकर बेटी के लिए दूल्हा खोजने तक की चर्चा है। कि मतलब लेखक याद करते हैं, सोचते हैं कि देखा आज यह बेटी है जो छोट है,
तो हम इसको आज गोदी में रख के कंधा पर उठा के लोहे की पहचान करवा रहे हैं कि बताओ लोहा कहाँ का है, सिखा रहे, पढ़ा रहे। एक दिन ऐसा समय आएगा इनके लिए हमें दूल्हा खोजना पड़ेगा, यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाएगी, चल जाएगी। तो इस घटना हो गया जो कंधा पर बैठाया है, और उस घटना तक हो गया जब उनके लिए दूल्हा ढूंढेंगे, उनके लिए वर ढूंढेंगे। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन करे कि अर्थ स्पष्ट करे, मतलब जो यहाँ वाक्य दिया है इसका अर्थ बता देना है कि यह कहना क्या चाहता है। तो अर्थ स्पष्ट करे कि हर वो आदमी जो मेहनत करता है वह लोहा है। हर वो औरत जो दबी सताई बोझ उठा रही है, मजबूरी में उठाने वाली, वो औरत भी एक लोहा है। तो इसका अर्थ बताना है। इसका उत्तर होगा कि प्रस्तुत मतलब हेडिंग है ताकि वो नंबर दे सके। ये पूछता है तो आपका 5 या 4 या 5 नंबर का पूछता है, इसीलिए यहाँ कुछ हेडिंग बनाना होगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक पाठ से संकलित है, जिनके रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल हैं। उन्होंने इन पंक्ति के माध्यम से कहा है कि वह हर आदमी सर्दी गर्मी बरसात, मतलब हर वक्त हर मौसम में सालों भर सर्दी गर्मी बरसात आदि सभी मौसमों में मेहनत करता है, पीछे नहीं हटता, वह लोहा है। घर की वह क्या आगे कर रहा है कि घर की वह, आगे देखिए आगे क्या कहता है कि घर की वह हर औरत जो दबी सताई हैं, बोझ उठा रही हैं, अपनी मजबूरियां और मेहनत से पीछे नहीं हट रही हैं, वह भी लोहा है। हो गया इसका। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कविता में, कौन कविता, प्यारे नन्हे बेटे को, कविता में लोहे की पहचान अपने आस पास में की गई है। बेटिया, कवि और उनकी पत्नी जिन रूपों में इनकी पहचान करते हैं, ये आपके मन में क्या प्रभाव उत्पन्न करते हैं, बताइए। तो इसका उत्तर होगा कि कविता में लोहे की पहचान बिटिया, कवि और उनकी पत्नी अनेक रूपों में करती है। ये हमारे मन में अनेक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो चलिए आज देखते कि इसके नीचे जो कौन कौन से प्रभाव हैं जो हमारे मन में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रभाव 1 नंबर में यह है कि हमारे सभी जगह लोहा है। ये हम सोचने पर मजबूर होते हैं कि सच में सभी जगह लोहा है क्या? तो हाँ, उत्तर मिलता कि हाँ सच में सभी जगह लोहा है। उसके बाद 2 नंबर ये कि हम खुद को लोहे से दूर नहीं कर सकते। क्या क्या हटाइएगा? हम अपने निजी जीवन में हर कुछ जो भी इस्तेमाल करते हैं वो सब लोहे का है। साइकिल छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते, वो लोहा है। गाड़ी, मोटरसाइकिल, 4 चक्का, ट्रेन, कहीं आने जाने के लिए, घर में के जंगला जो इसमें कब्जा वगैरह लगाते हैं, घर के गेट, कुदाल, उसके बाद हल जो जोते वो, ट्रैक्टर वगैरह वगैरह, हर कुछ क्या क्या छोड़ सकते हैं आप? कुछ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सब कुछ लोहे का है। लोहा और मानव एक दूसरे के पूरक हो चुके हैं। अब चाह तो यही कहा जा रहा है कि हम खुद को लोहे से दूर नहीं कर सकते। 3 नंबर, लोहा मानव जीवन से घुल मिल गया है पूरा, क्योंकि हर कुछ लोहे का। आगे है कि हमारे उपयोग में लाई जाने वाली हर वस्तुएं अधिकांशतः लोहे की है। मतलब अपने उपयोग में जितना भी सारे वस्तु लाते हैं अधिकांशतः सब के सब कथी के हैं? सब के सब लोहे की हैं। इसके बाद 5 नंबर देखते हैं कि मानव के 5 नंबर हैं कि मानव के एक अंग की तरह लोहा बन चुका है, जिसे हम चाह कर भी कभी अलग नहीं कर सकते, न ही इसे हटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन ये वाला
क्वेश्चन कह रहा है कि मेहनत कश आदमी और दबी सताई बोझ उठाने वाली औरत में कवि के द्वारा लोहे की खोज का क्या आशय है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर होगा मेहनत कश, मतलब जो मजदूरी करता है, बहुत मेहनत करता है, मेहनत कश आदमी और दबी सताई बोझ उठाने वाली औरत। बहुत ऐसे घरों में मजबूरियाँ हैं, जो दबी सताई औरत है, मजबूरी में सब कुछ उसे करना पड़ता है। दबी सताई बोझ उठाने वाली औरत में कवि के द्वारा लोहे की खोज का आशय लोगों की दुख को प्रकट करना है। अपना परिवार चलाने के लिए मेहनत कश आदमी और दबी सताई औरत, आगे देखते हैं। दबी सताई औरत दुख सहती रहती हैं, अर्थात लोहा बनी रहती हैं, परंतु पीछे चाह कर भी नहीं हटती हैं, चाहे नहीं हट भी सकती हैं। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यह कविता एक आत्मीय संसार की सृष्टि करती है। मतलब आत्मीय संसार की सृष्टि करती है कि आप सोचिए, अपनी आत्मा से सोचिए, लोहा के बारे में, अभी के व्यक्ति के बारे में, मजबूरी में काम करने वाली वह हर औरत के बारे में, वह सब कैसी हैं मजबूरी में जो काम करती हैं। यह कविता एक आत्मीय संसार की सृष्टि करती है, पर वह संसार बाह्य निरपेक्ष नहीं है। इसमें दृष्टि और क्वेश्चन है, अपने क्वेश्चन में देख लीजिएगा किताब में। उसका उत्तर होगा, इसका पुष्टि करना था इस वाक्य का, कि प्यारे नन्हे बेटे को यह कविता एक आत्मीय संसार की सृष्टि करती है। यह कविता में दृष्टि, संवेदना, जिज्ञासा और आत्मविश्वास शामिल है। बेटी द्वारा कुछ बताकर चुप हो जाना संवेदना है और जानने की इच्छा उनकी जिज्ञासा है। अपने आसपास कुछ खुद लोहे की पहचान करके बताना उसकी आत्मविश्वास है। बस ये भी खत्म हो गया। क्वेश्चन उसका उत्तर था। लास्ट क्वेश्चन एक 10 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। कह रहा है कि बिटिया को पिता सिखलाते हैं, कि बिटिया को पिताजी जो है वो सिखलाते हैं तो माँ समझाती हैं। कि पिताजी सिखाते हैं, माँ समझाती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों कि पिताजी सिखला रहे तो माँ समझा रही है, ऐसा क्यों? आइए उत्तर समझते हैं कि बिटिया को पिताजी सिखाते हैं तो माँ समझाती हैं। ऐसा इसलिए कि हर पिता का फर्ज सिखला देना होता है, उसकी अमल कराने की जिम्मेदारी माँ की होती है। मतलब हर बाप का फर्ज है कि अपने बेटी को हम कथी करें, सिखला दें। और हर माँ का ये फर्ज है कि जो पिता ने उसे बात कही है वो ज़िंदगी भर उस रास्ते पे कैसे चलेगी, वो बात कैसे अमल करेगी, ये उनकी माँ की जिम्मेदारी है। माँ उसको समझाए। हर माँ की जिम्मेदारी है कि बेटी जो पिता ने उसे जब भी 10 मिनट टाइम मिला अपने संतान को जो बातें कही, वो माँ का फर्ज है कि अब माँ उसको अमल कैसे करवाएगी। ठीक है, यही क्वेश्चन है। इस तरह से यह पाठ समाप्त हुआ।